हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। और अपने जो टॉपिक चल रहा है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12th से, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हम बात कर रहे थे आवेश के बारे में। आवेश के हम मात्रक की बात की थी। आवेश का मात्रक हमने बात किया था। क्या आवेश का मात्रक होता है कूलम, या फिर हमने कहा था आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, हमने ये बात कही थी। एम के एस पद्धति में, यानी SI पद्धति बोल सकते हैं इसे। क्यों? अब हम आवेश के और बात करें कि ये आवेश के और मात्रा कौन कौन से होते हैं, तो CGS पद्धति की बात करें। CGS पद्धति में, CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, या आप इसे ESU यानी इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यह बोल सकते हैं। स्थिर वैद्युत इकाई हिंदी में बोले तो, हाँ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन FR। यह आवेश के क्या है, छोटे मात्रक है। ये सभी क्या है, ये तीनों आवेश के छोटे मात्रक है। आवेश के क्या है, छोटे मात्रक है। अब देखो हम बात करते हैं, एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक होता है हमारे पास एब कूलम। क्या होता है, एब कूलम। एब कूलम, एक कूलम में 10 कूलम होते हैं। एब कूलम में कितने होते हैं, 10 कूलम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं 1 कूलम बराबर 1/10 एब कूलम। ये आवेश के मात्रक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास को आप सभी अपने साथियों के साथ पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और उन्हें इसका फायदा मिले और हमारे भी आपको सहयोग मिलता रहे। ये अब देखो एक यूनिट और है जिसे बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रॉन के मात्रक बता रहा हूं मैं आवेश की। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत या वैद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई। अब इसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखो क्या है हमारे पास, हम एक कूलम से बात करते हैं, इनमें संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा कई बार पूछ लेते हैं तो उसकी बात करते हैं। देखो एक कूलम क्या है, देखो एक कूलम के बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। यह एक कूलम के बराबर होता है। और जो अपना एक EMU होता है, एक EMU ये होता है 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
इनके बराबर ये होता है। अब देखो यदि हम इसको इस रूप में लाना चाहिए, इसमें से कितने कॉमन लेने पड़ेंगे? 10 कॉमन लेने पड़ेगे। तो मैं इसके बराबर में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो 10 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कोष्टक में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, यही तो है ना। इसके इकाई भी इसके साथ में आ गया 3 इंटू, इस 10 में से 10 कॉमन ले लिया, 10 में से 10 घात है, एक कॉमन लेंगे तो 10 की पावर 9 बच जाएंगे, ये हमने कॉमन लेते। अब इसकी बात करें तो ये क्या प्राप्त हुआ हमारे को? ये देखो ये हो गया 10, यह एक कूलाम का मान। हमने यहाँ पे कहा है कि 3 इंटू 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर क्या है? आपका एक कूलाम। तो एक कूलाम, यदि मैं इसको अंदर रख दूं एक कूलाम इसका मान, तो कोई गलत नहीं है। और इसको जब गुणा किया तो ये क्या हो गया? 10 कूलाम के बराबर हो गया। क्या हो गया? 10 कूलाम के बराबर हो गया। जो आपकी ये एक EMU है, इसका मान प्राप्त हुआ है। एक EMU बराबर 3 इंटू 10⁻10 ESU होता है, और उसकी के बराबर 10 कूलाम होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? यही आता होता आपका एब कूलाम, यानी एक EMU के बराबर, एक EMU के बराबर एक एब कूलाम होता है। यानी एक एब के कूलाम के बराबर कितना होता है? 10 कूलाम होता है। तो यदि हम एक कूलाम का मान ज्ञात करना चाहे तो क्या होगा? ये 10 जाकर इधर भाग में हो जाएगा, 1/10 एब कूलाम हो जाएगा, या फिर 1/10 EMU हो जाएगा। एक ही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये भी इनका संबंधी है और ये भी इनका क्या है? संबंधी। ये आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो और सबसे बड़े मात्रक की बात करते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये होता है जो अभी हमने बात की थी, क्या क्या? स्टेट कूलाम या EMU, इसका मतलब यह है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्थिर वैद्युत इकाई, या फिर इसी के बराबर हमने क्या कहा था? फ्रैंकलिन। इसको हम A से भी व्यक्त करते हैं। ये सभी क्या है? आवेश के छोटे मात्रक है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का फैराडे। क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का फैराडे। अब हम संबंध स्थापित करते हैं। एक फैराडे के बराबर ये कई बार पूछा जाता है, एक फैराडे के बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं एक फैराडे में। ये हमने यहाँ पे किया। अब हम जो कल हमने बात की थी कि एक जो निकाय होता है उस पे कुल आवेश का जो सूत्र हमने लिखा था Q बराबर NE, उसी सूत्र से लेते हुए हम कोई बात करने जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेना, कई बार बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं, माना Q आवेश में
n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या है? Q आवेश है जिसमें n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? Q के बराबर हमारे पास उत्तर क्या है? Q बराबर n e है। इस कल हमने बात की थी Q बराबर n e, यानी आप छोटा Q लोगे तो भी एक ही बात है, बड़ा Q लोगे तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आवेश ही है, आवेश ही है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास n का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? n बराबर हो जाएगा Q अपॉन, क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। ये तो इलेक्ट्रॉन है और ये आवेश है। आवेश का मात्रा क्या होता है? एक कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? एक कूलाम होता है। तो इधर रख देता हूं मैं, आवेश बराबर कूलाम, एक कूलाम मान लेते कि एक आवेश है, एक कूलाम उपस्थित है इसमें। फिर ई का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू की पावर 19 कूलाम होता है। रख लो मान और निकाल लो। रखोगे मान, निकाल कर आप निकालोगे तो आपने ऊपर तो रखा एक कूलाम बटा नीचे रखा 1.6 इंटू 10 टू की पावर 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम आपका कैंसिल हो जाएगा। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। और आप जब इसको हल करोगे तो देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू की पावर 19 प्लस में और 1.6। इसको आप हल करोगे तो आपको प्राप्त होगा, देखो 100 बटा 16 करोगे आप इसको और इंटू 10 की पावर 18। इसका देखो ये 16 है, इसका हम दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएंगे एक के, और इसमें से एक इधर लिया क्योंकि 10 में भाग 16 का जाएगा नहीं, इसलिए हमने एक उधार और लिया, इसमें से एक जीरो इसमें ले लिया तो 100 गए यहाँ पे। तो और इधर कितने हो गए? 10 की पावर 18 बच गए। और 10 की पावर 18 बचे, जैसे हमने 16 का भाग दिया 10 की पावर 18 में, तो हमारे पास देखो 4 से काटो तो 25 बटा 4 आ जाएगा और सीधा आपके पास मान 25 चौक 100, 25 की 24, सॉरी 4 6 24, 25 में से 24 गया एक, और एक के पास शून्य उतारने पर दशमलव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, फिर बच गए 2 और 4 पंजे 20 इंटू 10 टू की पावर 18। ये अपने पास n का मान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसको हम रख सकते हैं, इधर रखना चाहिए, एक कूलाम बराबर 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या है? एक कूलाम बराबर 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हमारे पास यह प्राप्त हुआ है। इसे आप इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? इसके आगे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश। यही इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश है। ये हमारे को ध्यान रखना है। कई बार पूछते हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो आप उसको उसी तरीके से, आपको यदि अबसद में क्वेश्चन आता है तो आप सीधे इसके टिक लगाओगे 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 आ जाएगा इसका मान, सीधा ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यदि ये पूछा जाए तो आपको इस तरीके से निकालना है। यदि अबसद में आपको पूछा जाए शुरुआत में जो क्वेश्चन आते हैं आपके 6-7, उनमें यदि ऐसा है तो वो सीधा हम कर देंगे, और वैसे पूछे तो ऐसे। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है किसी
कण से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इस दूसरे कण में स्थानांतरित होते हैं। क्या कहता है कि किसी कण से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे कण में स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो स्थानांतरित होते हैं। तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? तो हमें एक कूलाम आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो तो हमारे को मालूम है, समय हमारे को दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारे को दी गई है। तो हमें करना क्या है? दरअसल देखो जो दिया गया वो देखो, सबसे पहले हमारे को ये दिया है, पहले तो सबसे पहले क्या दिया है? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित होते हैं। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित होते हैं, ये हमारे को दिया गया है। यानी एक तरह से यह क्या वेग है, एक तरह से ये वेग हो गया, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एक तरह से क्या हो गया? ये वेग हो गया, देखा जाए तो इसको आप देखो। दूसरा हमारे को मालूम है कि एक कूलाम आवेश के बराबर समय क्या है? 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये हमारे को दिए, एक तरह से वेग देखा जाए तो प्रति सेकंड, ये दिए संख्या। तो हमें क्या निकालना है? समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करेंगे तो समय ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? समय बराबर क्या होगा? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें भाग दे देंगे हम इसका, यही तो होगा हमारे पास। तो समय बराबर हम लिखेंगे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? समय बराबर होगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या के, इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है वो, बटा प्रति सेकंड स्थानांतरित आवेश या इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, ये रखा। जैसे मैं इसके बराबर में यहाँ पे रख देता हूं, क्या है? देखो हमारे पास समय ज्ञात कर रहे हैं हम, आवेश की संख्या तो कितनी है? 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 है, और बट्टा दर क्या है? दर इसकी ये रही। ठीक है, तो 10 की पावर 9 इसकी क्या हो गई? दर हमारे को प्राप्त हो गई। अब देखो ध्यान देना, इसके साथ क्या लगा हुआ है? मैं यहां पे लगा देता हूं इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड है, और यहाँ पे क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और ये सेकंड क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा हमारे पास मान आएगा 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 बट्टा 10 की पावर 9 सेकंड।
ये 9 ऊपर जाएगी तो 18 में से क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि 9 10 की बात 9 ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी। 18 में से 9 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे। 18 में से 9 जाएंगे तो कितने होंगे बचेंगे, 9 ही बचेंगे। तो मैं ऊपर अब देता हूं कुछ इसको इस तरीके से, इधर t बराबर क्या हो गया, 6.25 इंटू 10 टू की पावर 9। 18 में से 9 गए तो 9 ही तो बचे ना सेकंड। यानी क्या कर रहा है, समय उसको कितना लगा है गुलाम आवेश को स्थानांतरित करने में, 6.25 इंटू 10 टू की पावर 9 सेकंड। यहाँ पे यदि आपको इतना दिया गया तो यहाँ पे आपका सेकंड। लेकिन यदि वो ऐसे पूछता है कि एक साल में, तो हमें इसको साल में बदलना पड़ेगा। और साल में आप इसको बदलोगे तो क्या करोगे, देखो पहले तो आप इसको ऐसा का ऐसा उतार लोगे, ठीक है। ये सेकंड में है, सेकंड को आप मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे, उसमें 60 का भाग दोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए सेकंड में 60 का भाग देने पर वो किस में बदल जाता है, मिनट में बदल जाता है। तो ये लो मैंने 60 का भाग दे दिया, क्या किया, 60 का भाग दे दिया इसमें। और 60 का भाग जैसे ही दिया तो अपने पास जो मान प्राप्त हुआ वो देखो। फिर अब ये किस में बदल गया, मिनट में बदल गया। और मिनट में जैसे घंटे में बदलते हैं मिनट को, तो उसमें कितने का भाग देते हैं, फिर 60 का दे देते हैं। अब ये घंटे में बदल गया, ठीक है। 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए हमने 60 का भाग दिया तो ये मिनट में बदल गई। और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए 60 का भाग दिया तो ये मिनट में बदल गई, घंटे में बदल गई मिनट। अब ये घंटे में है। अब घंटे को यदि हम दिन में बदले तो कैसे बदले, 1 घंटे में 24, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसमें भाग दे दो 24 का, इसमें किसका भाग दे दिया, 24 का दे दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रति दिन आ गया, यह 1 दिन में इतना समय लगता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करें, यदि हम इसको महीने में बदलना चाहिए तो क्या करेंगे, हम महीने को 30 दिन का मानते हैं, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे, नीचे 30 का भाग दे देंगे। अब ये महीने में बदल गया, महीने में इतना समय लगता है, किस में बदल गया, ये महीने में बदल गया। लेकिन हमें निकालना किसे है, साल में, साल में निकालना है। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 365। इसको हमने महीने में बदल लिया ना, इसको महीने में बदल लिया तो यहाँ पर आप 12 से गुणा करो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। और यदि हम ये दोनों नहीं रखते ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 365 दिन की साल मानते हैं, उस प्रकार से होता तो आप सीधे 365 दिन से इसे गुणा कर लेते थे, क्योंकि ये दिन में बदल गया, 365 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप महीने में नहीं बदलकर 365 का सीधा ही भाग दे दो। कितने का भाग दिया, 365 का भाग दिया। अब इन सभी का आप इसमें भाग दोगे तो हमारे पास ये किस में बदल गया, हर साल इतना समय लगेगा ये एक गुलाम आवेश स्थानांतरित होने में। अब देखो हमारे पास इसका मान आता है कुछ 198.20 ये हमारे पास साल आते हैं, ठीक है। इसको लगभग आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखे हुए मिलेंगे 200 ईयर्स, लगभग 200 साल मिलेंगे। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, किसी कण से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे कण में स्थानांतरित होते हैं, तो एक गुलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। यदि वो सेकंडों में पूछता तो आप यहां तक ही करना आपको, लेकिन यदि वो साल में पूछता है तो इतना समय लगेगा, इतना समय। इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा।
क्वेश्चन होगा अपना कि एक कप में कितने धनावेश व ऋणावेश होंगे। क्वेश्चन अपना, एक कप जल में धनायन या धनावेश तथा ऋणायन की संख्या कितनी होगी। क्या होगी? धनायन तथा ऋणायन की संख्या कितनी होगी। तो हम इसमें पानी का द्रव्यमान कितना माने, पहले तो यह हमें देखना है। एक कप जल में पानी का जो द्रव्यमान है स्मॉल m, उसको हम क्या मान लेंगे? 250 ग्राम मान लेंगे। इसके पहले जो हमारे पास इनमें से जो चीजें हैं वो हमारे को पहले से विदित है, वो हम यहाँ पे उतारेंगे। और वो चीजें विदित क्या है, जैसे हमारे पास मालूम है एक जल का अणु है, उसका अणुभार कितना होता है? H2O का अणुभार। तो जल H2O ही तो होता है ना, H2O का अणुभार ये तो हमारे को मालूम है। अणुभार को हम कैपिटल M से लेंगे। और ये कितना हो जाएगा? देखो हाइड्रोजन के 2 है तो 2, ऑक्सीजन के 16, तो 2 + 16 बराबर सीधे आप 18 कर देना। कितना हो गया? 18 हो गया। हाइड्रोजन के 2 लो, इसलिए 2 हो गए हर एक में। और यहाँ पे ऑक्सीजन में 16 होते हैं, तो 2 और 16 मिलकर कितने हो गए? 18 हो गए। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि अवोगाद्रो संख्या की हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी। और अवोगाद्रो संख्या क्या है? जिसे हम Na बोलते हैं। इसका मान होता है 6.02 × 10⁻23। 6.02 × 10⁻23। और ये ऐसे ही आएगी क्योंकि संख्या है, संख्या का तो कोई मात्रक होता ही नहीं, इसलिए ये ऐसे के ऐसे ही आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम कप ले रहे हैं, तो कप, एक कप में जल की मात्रा होगी, उसका द्रव्यमान तो कुछ होगा ही, तो उसको हमें मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना एक कप में जल का द्रव्यमान बराबर 250 ग्राम है। और इस द्रव्यमान को हमने क्या लिया है? स्मॉल m लिया है। 250 ग्राम हमने मान लिया कि 250 ग्राम है, यह हमने मान लिया इसका। अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। एक कप जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। और अणुओं की संख्या जब हम निकालेंगे तो अणुभार बटा द्रव्यमान बटा अणुभार इंटू अवोगाद्रो संख्या कर देते हैं। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या, एक कप जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अणुओं की संख्या, और क्या बताया मैंने? द्रव्यमान बटा अणुभार, जल का द्रव्यमान हो जाएगा बटा अणुभार हो जाएगा उसका, और इंटू अवोगाद्रो संख्या Na हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? इसको हमने स्मॉल a माना था, इसको कैपिटल A माना था, इंटू Na हो जाएगा। इन सब का मान हमको इसमें रख देना है। और इन सब का मान जो रखने पर हमारे को मान प्राप्त होगा, अणुओं की संख्या, वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी। देखो m का मान कितना था हमारे पास? 250, और इसका मान हमारे पास 18, और अवोगाद्रो संख्या का मान 6.02 × 10⁻23।
हमारे को प्राप्त हो गई है। अब हमें यदि इसको सोल्व करना चाहिए तो ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, इसको 2 से काट लो, 125 कर लो, और इसको 2 से काट लो, 9 कर लो। यानी हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 125/9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23 प्राप्त हो गया। 10 टू की पावर क्या हो गया? 23 प्राप्त हो गया। अब इसके आगे हमें और भी करना है। हम इसमें अणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। किसके? जल के एक अणु में कितने ऋणायन और कितने धनायन है। तो प्रोटॉन तो धनायन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ऋणायन हो जाएंगे। तो H2O के एक अणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या व इलेक्ट्रॉन संख्या, ये इसका मतलब ये है। तो हम प्रोटॉन संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया H2, इसका मतलब 2 प्रोटॉन हो गए। तो 2 प्रोटॉन तो हाइड्रोजन से हो गए। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 होते हैं। जितनी क्रम संख्या होती है उतने प्रोटॉन होते हैं। तो ये लो 8, ये तो प्रोटॉन की संख्या हो गई। और इधर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या की। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो उतनी होती है भाई। एक हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं हाइड्रोजन का 1s1 करते हैं, और ऑक्सीजन का करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, यानी इसमें 2p4। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या? 8 हो गई। 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो 2 तो इलेक्ट्रॉन इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कितने हो गए? ये हो गए 10 प्रोटॉन संख्या और 10 ही हो गई इलेक्ट्रॉन संख्या। यानी किसी अणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। हर अणु के लिए ये लागू होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। अतः अणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। उतारो इसको इतना। तो क्या हुआ? यानी जल के अणु में प्रोटॉन का मतलब है धनायन और इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऋणायन, यानी धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान होती है जल के अणु में। ये तो कितने कितने आई हमारे पास? 10 से 10 आई। अब हम करेंगे कि 1 कप जल में क्या करेंगे? आवेश। एक कप जल में आवेश, आवेश यानी क्यू, और वो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों पर करेंगे, यानी धनायन और ऋणायन दोनों के लिए करेंगे। तो हम दोनों के लिए बात करेंगे तो इसका जो सूत्र बनेगा हमारे पास, तो वो इस प्रकार से बनेगा। हम क्यों की बात कर रहे हैं? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू क्या हो जाएगा? जो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, अभी हमने प्राप्त किया था वो उतार देंगे हम। क्या प्राप्त हुआ था? वो क्या ज्ञात किया था भाई? जल के अणु में
जल के अणु में क्या ज्ञात किया था? ज्ञात किया था अणुओं की संख्या, जल में अणुओं की संख्या। तो जल में अणुओं की संख्या ज्ञात की थी हमने, की संख्या। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये इस सूत्र से हमारे पास सब आ जाएगा। तो क्या आएगा? देखो, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 ही तो आई थी, हमने अभी निकाली थी। और उसके बाद में ये कितनी आई थी हमारे पास? ये रखी हुई रही 125/9 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये हमारे पास आवेश होता है। इन सबको आप हल करोगे तो आपके पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा 1.337 कूलाम, 1.337 कूलाम प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक कप जल में धनायन या ऋणायन की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखना है यह भी आपको। अब हम बात करेंगे आवेश संरक्षण की। क्या बात करेंगे? आवेश संरक्षण की। यानी किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। कल बात की थी ना, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण, उसके हम कुछ उदाहरण करेंगे का नियम। किसने दिया था इसने दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह नियम दिया था। उसने कहा था किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी नियत रहता है। संरक्षित होता है। कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, यानी नियत रहता है। यदि हम कोई निकाय है उसको टुकड़ों में विभक्त करते हैं तो उसका जो पहले आवेश था पूरे निकाय का उतना ही उस टुकड़ों का होगा। यदि टुकड़ों को जोड़कर एक निकाय बनाते हैं तो उनका जो आवेश का निकाय का जो कुल आवेश है वो नियत रहेगा। वो किस प्रकार से रहेगा देखो, हम आगे बात करते हैं कि इसका क्या होता है। कुल आवेश Q बराबर नियत जो होगा उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज करने वाला नहीं। इसमें जोड़ बाकी हम करते हैं तो करते रहो, हमारे पास वही मान आएगा। वो आएगा कैसे देखो, हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझेंगे? हमें ज्ञात करना है कि क्वेश्चन है आवेश संरक्षण के नियम से अक्ष का नाम बताइए। कि अक्ष कौन सा तत्व है वो बताना, हमें यह करना है। हमारे में इससे जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन है अपने 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन जो हमारे को दिया गया है वो है जो हम कर रहे हैं, मान लो उसमें हमें देखना है क्या है कि हमारे को दिया है H+9b बराबर अक्ष प्लस n, ये दिया गया।
फिर यदि हमें दूसरा क्वेश्चन करना हो तो दूसरा क्वेश्चन हमें इसमें करना है कुछ इस तरीके से कि हमारे को दिया गया हो, मान लो 12c प्लस इसमें जोड़ने के बाद में हमें x का मान जो क्या होगा वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमें करने हैं। h बराबर x का मान हमें ज्ञात करना है। 12c प्लस h बराबर x का मान हमें ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन और करना चाहे तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे को ऐसे कर लो 15n प्लस h बराबर x और प्लस h प्लस x प्लस यहाँ पे हम कुछ रखना चाहिए। देखो मान लो हमने यहाँ पे रख लिया 4h ही हमने इसमें रख लिया। अब हमें ज्ञात करना है इसमें कि हमें कैसे कैसे तैयार करना है। देखो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आवेश संरक्षित कैसे होता है। देखो एक नंबर को हम स्टार्ट करते हैं h प्लस 9be बराबर x प्लस n। यह न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इधर देखो हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से हमें मालूम हो जाएगा। एक नंबर के तत्व में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नंबर के तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नंबर के तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर के तत्व में 4 इलेक्ट्रॉन, 11 नंबर के तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम जो तत्व है यदि उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो उसमें कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम कितने नंबर का तत्व होता है, 11 नंबर का तत्व होता है। तो जितनी क्रम संख्या उतने इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं और उसी क्रम संख्या के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन इनमें बढ़ते जाते हैं। तो देखो क्या हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस साइड के यदि हम आवेश जोड़े तो हमारे को क्या प्राप्त होगा। देखो आवेश रक्षण की बात करें, इधर के और इधर के आवेश समान होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ जाएगी, जो समान हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन में 1 नंबर का तत्व है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश जोड़ रहे हैं हम, इधर के आवेश हम जोड़ रहे हैं। तो इसमें बी हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन। तो बेरिलियम कितने नंबर का है, 3 नंबर का। कितने नंबर का है, तो इसमें 3 नंबर का। तो इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। जुड़कर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जुड़कर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है और आवेश संरक्षण के नियम से हमें मालूम है दोनों तरफ के आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब इधर 4 है तो इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ये n है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है। इसलिए हमारे तो प्रॉब्लम ही समाप्त हो गई। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर का तत्व ले लो आप। यानी अक्ष का मान आप ज्ञात करोगे तो अक्ष का मान होगा क्रम संख्या 4 का तत्व है, क्रम संख्या 4 का तत्व है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो तत्व है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कौन से तत्व में उपस्थित है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम और बोरोन। 4 नंबर का कौन सा तत्व है, बोरोन। कौन सा है, बी। तो अक्ष का मान आपके पास क्या आ गया, अक्ष का मान आपके पास आ गया बी, बोरोन। क्या आ गया, अक्ष का मान आपके पास बी आ गया जिसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करने जाए तो देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का अक्ष था हमारे पास, इसका नहीं, इसमें तो टिक लग गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं हम। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है हमारे पास, कह रहा है 12c प्लस 1h बराबर अक्ष का मान ज्ञात करना है। हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है।
कार्बन कितने नंबर का तत्व है? 6 नंबर का तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितना है? कार्बन 6 नंबर का है। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन 6 नंबर का। क्यों? 6 नंबर का हो गया ना, तो ये इसमें कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? 6 नंबर का ये है। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, बोरोन और कार्बन। लिथियम, हाँ लिथियम कंफ्यूज हो गया होगा, मेरे पास छूट गया होगा, अलग बात। तो क्या हो गया? 6 नंबर का कार्बन और 1 नंबर का हाइड्रोजन, दोनों के जुड़कर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। यानी इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वही तत्व होगा। इधर भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यानी क्रम संख्या 7 का तत्व है, वही अक्ष का मान है। इसका मतलब अक्ष का मान क्या है? क्रम संख्या 7 का तत्व है। और क्रम संख्या 7 पर तत्व क्या होगा? कार्बन के आगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो क्या हो गया? अक्ष का मान क्या हो गया आपके पास? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा अक्ष का मान? नाइट्रोजन। यानी अक्ष का जो नाम है वो नाइट्रोजन है। वो 7वें नंबर का तत्व है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, उसकी बात करते हैं। तो 3 नंबर में हमारे को दिया गया है 15 नाइट्रोजन प्लस H और बराबर इधर दिया हमारे को अक्ष प्लस 4He। ये तो हमारे को इससे ये याद करना है कि अक्ष का मान क्या है। अब देखो इसको अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे तो हमारे को अक्ष दिया गया था, हमने सीधे निकाल दिया, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है। किस तरीके से ध्यान देना है? देखो इधर नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 नंबर का तत्व है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये लो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन और बराबर इधर हम बात करेंगे तो अक्ष को तो छोड़ो 1 मिनट। हीलियम कितने नंबर का तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम 2 नंबर का तत्व है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इधर तो जुड़कर कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर हो गया अक्ष प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन को लाकर इधर 8 में से घटा देंगे, क्योंकि 2 तो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इसका मतलब ये जो तत्व है इनसे 2 कम इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। यानी इधर 6 इलेक्ट्रॉन बराबर अक्ष, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अक्ष में, अक्ष जो तत्व है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा उस तत्व का? 6वें नंबर पर तो कार्बन आता है, इसलिए अक्ष बराबर क्या हो गया? कार्बन। क्रम संख्या 6 का तत्व कार्बन हो जाएगा, तो इसका मान होगा कार्बन। तो हमें जो आवेश संरक्षण के नियम से तत्वों का ज्ञान करना था वो भी हमने किया। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। यदि आप एफएबी पर है तो हमारे एफएबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो अवश्य करें। ओके, थैंक्स।